हेलो बच्चों, हेलो। वेलकम टू विवेक फिजिक्स। अभी अपन डिस्कस करेंगे रीनीट एग्ज़ाम के क्रैश कोर्स के बारे में। इसमें हम लोग फिजिक्स के हर एक चैप्टर को वन बाय वन करके कंप्लीट करेंगे, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज। आज का जो हमारा चैप्टर है, टॉपिक है, वो है ग्रेविटेशन। ये क्लास 11 की फिजिक्स का एक शानदार टॉपिक है। एंड अभी तुम्हारा एग्ज़ाम होगा 21 जून को, 21 जून को। उसके लिए तुम बढ़िया पहले से ही प्रिपेयर रहो। सभी फार्मूला, सभी चैप्टर के कंप्लीट कंसेप्ट पर एक बार फिर से रिवीजन कर लो, तो बढ़िया से अच्छे मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है। एंड ये है फिजिक्स के लिए अपने पास एक खूबसूरत यूट्यूब चैनल विवेक फिजिक्स नाम से। यहाँ पर हम लोग फिजिक्स के हर एक चैप्टर पर, टॉपिक पर, एनटीए पैटर्न पर वन बाय वन करके डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो आज का अपना बढ़िया चैप्टर है ग्रेविटेशन। इस ग्रेविटेशन चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है, सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है, एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एंड टोटल एनर्जी, ग्राफ सैटेलाइट की, केप्लर्स लॉ, एंड लास्ट में हम लोग नीट एग्जाम के पीवाई के क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तो अच्छा चैप्टर है, अच्छा वेटेज रखता है एंड कंसेप्टुअल चैप्टर है। तो बढ़िया से मेरे साथ पेन कॉपी लेके बैठ जाओ एंड अपने टॉपिक पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये अपना चैप्टर है और टॉपिक स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स पर। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब है कि एक अपने पास ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक इस तरह का कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, किसी भी डिजाइन का हो सकता है। जरूरी नहीं कि इसकी डिजाइन स्पेरिकल हो या डिस्क की डिजाइन, मतलब किसी भी टाइप का हो सकता है। इसका मास बाय द वे m1 है, इसका मास m2 है। दोनों के बीच की जो सेपरेशन डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, ये r है। तो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इस टाइप से दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। एंड इस फोर्स को, इस अट्रैक्शन फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल टू कैपिटल G m1 टाइम्स m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये अपने पास ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला आ गया। बाय द वे, इस सिस्टम में मैं अगर कह देता हूँ कि एक ये यहाँ पर सन है, ठीक है, एंड इसके अराउंड अर्थ मूव कर रही है, ठीक है, सन के अराउंड अर्थ मूव कर रही, तो अर्थ मैं यहां पर बना लेता हूं, ठीक है, ये अर्थ हो गई। इसका मास है me, सन का मास है ms। सन और अर्थ के बीच की जो सेपरेशन डिस्टेंस है उसे मैं r लिख लेता हूं। इस सिचुएशन पर अर्थ और सन एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट कर रहे हैं एंड उस ग्रेविटेशनल फोर्स को मैं F लिख सकता हूं। F की वैल्यू जो मैं लिखूंगा वो तुम्हें समझना है। F इक्वल टू कैपिटल G, यहाँ पर me मल्टीप्लाई ms डिवाइड बाय दोनों के बीच की जो सेपरेशन डिस्टेंस है, ये मैं यूज करूँगा। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कुछ कंसेप्ट हैं, उस कंसेप्ट को मैं लिख देता हूँ। नोट पॉइंट 1, ग्रेविटेशनल फोर्स वैलिड, इट इज वैलिड ओनली पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। पॉइंट मास वाले ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है। पॉइंट मास का मतलब क्या होगा है कि जो ऑब्जेक्ट का साइज है बहुत कम होना चाहिए एज ए कंपेयर टू सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑब्जेक्ट। मेरा मतलब है कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज मच मोर स्मॉलर देन एज ए कंपेयर टू डिस्टेंस, सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑब्जेक्ट। तो ये लॉजिक इस सिचुएशन पर उस ऑब्जेक्ट को तुम पॉइंट ऑब्जेक्ट कहोगे, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए फंडामेंटल फोर्स एंड लॉन्ग रेंज फोर्स, मीन इनफाइनाइट रेंज फोर्स। इसकी जो रेंज होती है वो इनफाइनाइट होती है, ठीक है। एंड वेरी वीक फोर्स, इट इज फंडामेंटल फोर्स, ठीक है, इन नेचर
बट वेरी वीक फोर्स। ठीक है, ये अदर फोर्स के कंपेयर में बहुत ही वीक होता है। ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर। राइट, it is does not depend the medium of the particle on the medium of object। अब ये जो मैंने पॉइंट लिखा है ये तुम्हारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस पॉइंट से एक बार नीट एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। जैसे तुमने पढ़ा होगा कूलाम फोर्स में अगर मीडियम चेंज कर देते तो फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाती, बट इसमें नहीं है। इसमें एक बार नीट एग्जाम में क्वेश्चन आया कि दो अपने पास पॉइंट मास हैं, इस तरह से पॉइंट मास है, एक ये m एंड दूसरा m1 एंड m2, दोनों के बीच की सेपरेशन डिस्टेंस है r, एंड इन पर जो फोर्स लग रहा है वो F फोर्स है, इस तरह से F फोर्स लग रहा है। बट बाय द वे इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के मीडियम को चेंज कर दिया जाए, नया मीडियम फिल कर दिया जाए, या वैक्यूम से इनको मीडियम में रख दिया जाए, तो नया ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? आपका आंसर है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, नीट एग्जाम में ये कंसेप्ट आ चुका है। तो जो मैं छोटे छोटे पॉइंट लिख रहा हूँ ये भी तुम्हारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, चलो अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला लिखते हो कैपिटल G m1 टाइम्स m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर एंड F इनवर्सली स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r, इसलिए इसे कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। इट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, इन कंसेप्ट को तुम्हें नहीं बोलना है, ऐसे तुम्हें सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स का कंसेप्ट हो गया। एक नीट पीवाई की क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इससे रिलेटेड। नीट पीवाई की क्वेश्चंस, बाय द वे ये अपने पास एक स्क्वायर है। ठीक है, ये स्क्वायर हो गया। ना 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 ना। ठीक भाई, ये स्क्वायर हो गया। इस स्क्वायर में एक मास ये है m मास का, एक ऑब्जेक्ट ये है m मास का, एक ऑब्जेक्ट ये है m मास का, एक ये ऑब्जेक्ट है m मास का। ठीक, और यहाँ पर ये सेपरेशन डिस्टेंस है r। ठीक है, जो स्क्वायर की साइड है वो r है, और सेंटर पर हमने किसी भी नए पॉइंट ऑब्जेक्ट को रख दिया बाय द वे m0 को, और हमें सेंटर पर टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, फाइंड नेट ग्रेविटेशनल फोर्स एट सेंटर। अब इसे तुम्हें कैलकुलेट करना है, तो अब देखो जरा, तुम्हें मैं की पॉइंट बता देता हूँ, लॉजिक बता देता हूँ। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्ट करता है, तो बाय द वे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अब इस पॉइंट सेंटर वाले ऑब्जेक्ट पर ये वाला फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन पर लगाएगा, इस डायरेक्शन पर 2 वाला लगाएगा, ये तो हो गया F1, एंड देखो इसकी वैल्यू सेम होगी। ठीक है, इधर वाला फोर्स देखो इधर लगाएगा F2, एंड इधर ये फोर्स लगेगा F4, इधर वाला ये वाला फोर्स लगेगा F5 या F3। अब तुम अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो जो F1 F2 F3 F4 है ना, देखो जरा भाई, इनको मैं ऐसे शो कर लेता हूँ। ये यहाँ पर F1 है, ये यहाँ पर F2 है, F3 है, F4 है। अब तुमने अगर बहुत ध्यान से देखा तो F1 F2 F3 और F4 इक्वल हैं, समझ गए ना? जब इक्वल हैं तो इन पर जो रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा ना
एफ नेट फोर्स जो आएगा उसको तुम लिखोगे F1 वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 प्लस वेक्टर F4 और ये कितना हो जाएगा 0। समझ गए भाई, क्योंकि सभी इक्वल इक्वल हैं। अगर ये इक्वल इक्वल नहीं होते लेकिन अपोजिट वाले अगर इक्वल होते तो भी ये कैंसिल आउट कर देते। ठीक है, चलो अपन नेक्स्ट PYQ क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहे हैं। नीट PYQ, नीट PYQ क्वेश्चन क्या कहता है कि एक अपने पास ये रॉड है, समझ गए भाई, इस तरह से ये एक अपने पास रॉड है, इस रॉड की लेंथ है L। ठीक भाई, इस रॉड का टोटल मास है M एंड यहाँ पर हमने एक दूसरा ऑब्जेक्ट रख दिया इस पॉइंट पर। ठीक है, एक मैंने बॉल रख दी, इसका मास है M0, यहाँ से ये वाली डिस्टेंस है R। अपने को बताना है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन रॉड एंड पॉइंट मास। ठीक है, ये सॉल्व करना है। फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन रॉड एंड पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट मास। बड़ा सिंपल है, कैसे सॉल्व करोगे मैं तुम्हें बताता हूँ। क्वेश्चन को तुम्हें देखना है, उसकी नीड को समझना है, फिर उस नीड को फुलफिल करना है। कैसे? यहाँ से तुम क्या करोगे, x डिस्टेंस पर आके dx थिकनेस की छोटी सी स्ट्रिप कट कर लो। यहाँ पर इसकी जो थिकनेस है वो dx है एंड dx थिकनेस पर जो मास होगा वो dm होगा। समझ गए पूरी कहानी? ठीक। एंड लैम्डा इक्वल टू तुम लिख सकते हो dm डिवाइड बाई dx या m डिवाइड बाई l। ये तुम्हें लॉजिक यूज करना है। लैम्डा इज ए लीनियर मास डेंसिटी। ठीक। अब ये तुमने dx थिकनेस की जो स्ट्रिप कट की, ये तो पॉइंट हो गया ना, एंड ये वाला देखो पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया, ये वाला एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया। इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स dF इक्वल टू कैपिटल G, ये तो पॉइंट मास हो गए m0 मल्टीप्लाई इसका स्मॉल मास हो गया dm डिवाइड बाई दोनों के बीच की डिस्टेंस है x, तो x स्क्वायर। अब dm की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से। समझ गए भाई? यहाँ से dm की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो dm इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा मल्टीप्लाई dx। लैम्डा की वैल्यू m बाई एल बाद में पुट कर देंगे या अभी पुट कर दो, कोई इतनी कंपलसरी नहीं है कि अभी तुम्हें पुट करना है। dm की वैल्यू पुट कर लो तो इधर हो जाएगा df मीन ग्रेविटेशनल फोर्स कैपिटल G m0, इधर हो जाएगा लैम्डा dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। इसका तुम इंटीग्रेशन कर लोगे, जैसे ही इंटीग्रेशन करोगे तो इधर हो जाएगा f, इधर कैपिटल G m0 लैम्डा, इधर हो जाएगा x माइनस 2 dx। तुम कहानी समझ गए? देखो नीचे एक्स स्क्वायर लिखा, ऊपर x माइनस 2 हो जाएगा। एंड लिमिट यूज करेंगे हमारे पास स्मॉल r से लेकर r प्लस एल तक है, बिकॉज ये वाली लेंथ तुम्हारे पास r है एंड ये वाली जो टोटल लेंथ आ जाएगी वो r प्लस एल आ जाएगी। तो r से लेकर r प्लस एल की लिमिट यूज मैंने कर ली। एंड इंटीग्रेशन का फार्मूला मैं बता देता हूँ। इंटीग्रेशन का फार्मूला है, अगर तुम्हें r की पावर n का, ठीक है, dr करना है तो लिखोगे r की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। ठीक। अब ये फार्मूला हो जाएगा f इक्वल टू कैपिटल G m0 लैम्डा, इधर हो जाएगा तुम्हारे पास x पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस 2 प्लस 1 एंड लिमिट r से लेकर r प्लस एल की। ठीक। इसको सॉल्व कर लोगे, f इक्वल टू कैपिटल G m0 लैम्डा, इधर हो जाएगा तुम्हारे पास 1 बाई एक्स और ये नेगेटिव इधर आ जाएगा r प्लस एल हो जाएगा। इतना वैल्यू बन गई। अब देखो जरा इसमें लिमिट पुट कर दो। ठीक है, तो f इक्वल टू हो जाएगा माइनस का G m0 लैम्डा, इधर हो जाएगा तुम्हारे पास 1 बाई r प्लस एल माइनस 1 बाई r। बस ये तुम्हें कंसेप्ट यूज करना है, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो इधर हो जाएगा कैपिटल G m0 लैम्डा, इधर हो जाएगा तुम्हारे पास 1 बाई आर माइनस 1 बाई आर प्लस एल। इसका थोड़ा सा एलसीएम ले लो, वो कंसेप्ट अपना आगे की तरफ देख लो। एंड लैम्डा की वैल्यू चाहो तो पुट कर दो। लैम्डा इक्वल टू तुम लिख सकते हो टोटल मास ऑफ द रोड, ठीक है, m डिवाइड बाई टोटल लेंथ। ये तुम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। तो बिल्कुल कंसेप्टुअल है, ये नेट एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है।
तो मेरे कहने का मतलब जब भी तुम्हें इस टाइप का कोई लॉजिक लगे तो तुम्हें उसे पहले उसके नीड को समझना है, फिर उसे फुलफिल करना है, अचानक घबराना नहीं है, बिकॉज इतना भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता है जितना तुम मान लेते हो। ठीक है भाई। इसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगला टॉपिक आ गया ड्यू टू ग्रेविटी। एक मैं कॉमन फार्मूला बता देता हूं, जैसे ये अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ का सेफ साइज ये आ गया, ये अर्थ आ गई। अब देखो अर्थ की सरफेस पर जो ग्रेविटी होती है, ठीक है, उसे तुम लिखते हो जी, ठीक है, एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला लिखते हैं, ठीक। ये सरफेस पर ग्रेविटी की वैल्यू आ गई, अर्थ की सरफेस पर। लेकिन जैसे जैसे हम लोग हाइट में जाएंगे, ग्राउंड से हाइट में जाएंगे, वैसे वैसे ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होती रहती है, वेट चेंज होता रहता है। तो बाय द वे यहाँ से मैं एच हाइट पर गया और यहाँ पर आ गया, जैसे मैं इस पॉइंट पर आया, इस हाइट पर आया, तो इस हाइट पर मुझे वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो जी एच इक्वल टू, इसका फार्मूला ध्यान रखना है आपको, जी सरफेस पर जो वैल्यू है इधर लिखेंगे 1 माइनस 2h डिवाइड बाई आर। ये छोटा सा फार्मूला है लेकिन ये तुम्हारे लिए बड़ा काम का है। h ये हाइट हो गई और r रेडियस ऑफ अर्थ हो गई, r ये इसे आर ई कह दो, 6.4 इंटू 10 पावर 6 किलोमीटर। तो ये छोटा छोटा कंसेप्ट है, बट ये तुम्हारे लिए बड़ा लॉजिकल है, बड़ा कंसेप्टुअल है। इसी के हिसाब से तुम वहाँ पर वेट कैलकुलेट कर सकते हो। एंड इसका जो अपडेट फार्मूला है वो फार्मूला क्या है, किसी भी h हाइट पर जो ग्रेविटी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे उसका अपडेट फार्मूला है 1 प्लस h डिवाइड बाई आर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये किसका सेकेंड अपडेट फार्मूला है। इसको हम ऊपर ले गए एंड बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके हमने इस फार्मूले को, इस वाले फार्मूले को इस फार्मूले में कन्वर्ट करा दिया, ठीक है। आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। मोस्टली जो मोस्ट परफेक्ट फार्मूला है वो ये है, ठीक है। ये हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिल गया। एंड धीरे 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 करके अगर हम डेप्थ में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, डेप्थ में, तो डेप्थ में कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो भाई ये अर्थ आ गई और मैं चाहता हूं कि यहां पर एक मैं छोटी सी एक टनल बनाऊं, ठीक है, ये टनल बना देता हूं एंड टनल ये आ गई इस तरह से, ठीक भाई। ये टनल की जो डेप्थ है उस डेप्थ को मैं लिखता हूं डी। डी डेप्थ नीचे आने से इसका जो सेंटर था पहले आर रेडियस था, अब ये वाली डिस्टेंस रह गई तुम्हारे पास आर माइनस डी, समझ गए ना। तो अर्थ हमारे पास सिर्फ इतनी आ गई, ये अर्थ आ गई। इस डेप्थ पर हमें ग्रेविटी वैल्यू कैलकुलेट करना है, इस रीजन पर, ये रीजन पर तो पहले पता है, इस डेप्थ पर कैलकुलेट करना है। तो डेप्थ पर जो वैल्यू होगी जी सरफेस पर 1 माइनस डी डिवाइड बाई आर। बस ये छोटा सा फार्मूला तुम्हें यूज करना है, तुम्हें डेरिवेशन के चक्कर में नहीं पढ़ना है, बिकॉज ये क्रैश कोर्स से फास्टली अपने टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, ये ध्यान रखना है। एंड अब मैं नोट करके लिखा देता हूं, एट सेंटर ऑफ अर्थ, जहां पर सेंटर आएगा वहां पर डी की वैल्यू आर के इक्वल हो जाएगी एंड सेंटर पर जी की वैल्यू 0 हो जाएगी। सरफेस पर मैक्सिमम है, जी की वैल्यू सरफेस पर मैक्स है एंड कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेंटर पर 0 है। इसके बाद सरफेस से जैसे तुम ऊपर जाते हो तो फिर वैल्यू डिक्रीज होने लगती है। इसका मतलब क्या है कि जैसे ये अर्थ है, अर्थ का ये सेंटर है, तो सेंटर पर वैल्यू 0 है, यहाँ पर वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो सेंटर से सरफेस की तरफ जब आ रहे हो तो वैल्यू इंक्रीज हो रही है एंड जी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। फिर इसके बाद जब सरफेस से ऊपर जा रहे हो, समझ रहे हो ना, सरफेस से जब ऊपर जा रहे हो तो जी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ इसका ऐसे बनेगा जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूं, ऐसे बनेगा। सेंटर से लेके सरफेस तक तो इंक्रीज होना है,
इसके बाद फिर डिक्रीज होना है, ठीक है भाई, ऐसे ग्राफ बनेगा। ये हो गया सरफेस आ गया जिसमें वैल्यू रेडियस के इक्वल है, एंड ये इनसाइड वाला रीजन है, ये आउट वाला रीजन है, यहाँ पर वैल्यू ऑफ ग्रेविटी है, ये डिस्टेंस आर है। तो ये तुम्हें लॉजिक का यूज करना है, ठीक है। फिर इसके बाद ग्रेविटी वैल्यू अर्थ की रोटेशन की वजह से कुछ चेंज होती है। तो अगर हम रोटेशन की बात करेंगे तो ड्यू टू रोटेशन, अगर हम लोग रोटेशन की बात करेंगे तो ये अपने पास अर्थ आ गई, एंड ये अर्थ इस तरह से अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, ठीक है, ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक है, ऐसे रोटेट कर रही है, तो किसी न किसी एंगल पर रोटेट कर रही है, ठीक। अब देखो जरा, यहाँ पर जो हम लोग रोटेशन की वजह से ग्रेविटी लिखेंगे उसे जी डैश लिखते हैं, जी डैश इक्वल टू जी जो रियल थी, ठीक है, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा या थीटा जो भी लिखना है वो लिख देते हैं। अब जो लैम्डा तो एंगल है, इसे अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं थीटा लिख देता हूँ, लैम्डा एंगल है, एंड एंगल की वैल्यू लैम्डा की वैल्यू 90 डिग्री होगी एट पोल। तो पोल पर जब 90 डिग्री हो जाएगी तो cos 90 की वैल्यू 0, तो इधर हो जाएगा जी डैश इक्वल टू जी, ये रियल आ जाएगी, ठीक है। बट एट इक्वेटर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी, तो वहाँ पर जो ग्रेविटी की वैल्यू होगी ड्यू टू रोटेशंस वो आ जाएगी अपने पास जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर और कॉस स्क्वायर 0, तो जी डैश इक्वल टू आ जाएगी जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। ये ध्यान रखना है। बट इफ जी डैश इक्वल टू 0, अगर जी डैश की वैल्यू 0 हो गई तो यहाँ पर 0 इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, तो हम टाइम पीरियड इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं अगर ऐसा हो रहा है, ठीक है। ये कोई कंपलसरी नहीं है, बट दिस इज ए कंडीशंस, ये एक सिचुएशंस है, अगर ऐसा हो सकता है तो इधर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी डिवाइड बाई आर, तो ओमेगा इक्वल टू स्क्वायर रूट, ठीक है, जी डिवाइड बाई आर। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं एंड वैल्यू मिल जाएगी अपने को। आर की वैल्यू है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर एंड जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से फ्रिक्वेंसी मिल जाएगी अपने पास, एंगुलर फ्रिक्वेंसी रेडियन पर सेकेंड। जो अर्थ रोटेट कर रही है तो किस स्पीड से, किस रेट ऑफ चेंज से वो अर्थ रोटेट कर रही है। इसके बाद अर्थ में जो ग्रेविटी का वेरिएशन आता है ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, अर्थ के शेप साइज की वजह से। शेप की वजह से, शेप कैसा भाई, अर्थ का शेप थोड़ा सा अंडा जैसा होता है, फ्लैट होता है, जैसा ये तुम्हें दिखा, ठीक है, स्फेरिकल नहीं होता है। तो ये वाली जो एक्सिस होती हैं ये मेजर एक्सिस होती हैं, ये माइनर एक्सिस हो गई, माइनर एक्सिस, ये हो गई मेजर एक्सिस, ये मेजर एक्सिस हो गई। अब देखो जरा, तुमने अगर बहुत ध्यान से देखा तो ये जो मेजर एक्सिस है ना, ठीक है, इसे अपन आर क्या लिख सकते हैं, ये इक्वेटर के लिए है मेजर एक्सिस है, तो आर में एम लिख देता हूँ, ठीक है, MAJOR। आर जो मेजर होगा वो ज़्यादा होगा एज ए कंपेयर टू आर माइनर, समझ गए। अब जब हम लोग ग्रेविटी का फार्मूला लिखते हैं तो G इक्वल टू कैपिटल जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब तुमने देखा कि जहाँ पर रेडियस ज़्यादा वहाँ पर ग्रेविटी कम। तुमने बहुत ध्यान से देखा कि जो मेजर एक्सिस है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू माइनर, इसका मतलब इक्वेटर पर वैल्यू कम होगी, ठीक है, पोल के कंपेयर में। तो यहाँ पर इक्वेटर है, यहाँ पर पोल है, तो यहाँ पर पोल पर वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। धीरे 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 वैल्यू फिर से यहाँ पर 10 मिल जाएगी, फिर से यहाँ पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिल जाएगी,
तो एक बार ये क्वेश्चन नेट में आ चुका है कि अगर हम अर्थ में एक कंप्लीट रोटेशन कर लें, एक कंप्लीट राउंड लगा दें, ठीक है, फ्रॉम नॉर्थ पोल से स्टार्ट करें और फिर वापस नॉर्थ पोल में आ जाएं, तो कितनी बार ग्रेविटी वैल्यू डिक्रीज होगी, कितनी बार इंक्रीज होगी, ठीक है, ये तुम्हें बताना है। तो यहाँ से चल रहे हो तो यहाँ पर, इसके बाद ये देखो डिक्रीज होके एक बार डिक्रीज होगी, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, तो 2 बार इंक्रीज और 2 बार डिक्रीज होगी। इस लॉजिक का यूज करना है एक कंसेप्ट का। इसके बाद मैं बात करूंगा इसके वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, टोटल एनर्जी, ठीक है। एक मैं तुम्हें नीट एग्जाम का PYQ क्वेश्चन करा देता हूं, ठीक है, इसी ग्रेविटी से रिलेटेड है। एक कोई प्लैनेट से, ठीक है, एक प्लैनेट ये, एक प्लैनेट ये, ठीक भाई, एक ये प्लैनेट है, एक ये प्लैनेट है। तो इस प्लैनेट का नाम है अर्थ, इसका नाम नहीं पता है तो मैं प्लैनेट लिख देता हूं। इसका मास है m, रेडियस r, तो इसका मास है 9m और रेडियस है 7r। समझ गए भाई। इसमें अगर ग्रेविटी वैल्यू है g, तो इसमें ग्रेविटी वैल्यू क्या होगी, gp। ये अपने को कैलकुलेट करना है। ये नीट एग्जाम का क्वेश्चन है, वो तुम्हें सॉल्व करके बताना है कितना होगा। ऑप्शन में दूंगा 4 ऑप्शन, इससे अच्छा तुम लॉजिक ही समझ लो। देखो जरा, जनरल फार्मूला जो होता है, जनरल फार्मूला ग्रेविटी का G इक्वल टू GM डिवाइड बाई R स्क्वायर। अब मैं अर्थ के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ, फॉर अर्थ। तो अर्थ के लिए मैं लिख लेता हूँ G, उसकी वैल्यू ग्रेविटी के अपने को पता है, G इक्वल टू कैपिटल GM डिवाइड बाई R स्क्वायर। फॉर प्लैनेट, जब मैं प्लैनेट के लिए लिखूंगा तो इधर लिखूंगा GP इक्वल टू कैपिटल G तो वही है और MP डिवाइड बाई RP स्क्वायर। तुमने लॉजिक समझा, तुमने लॉजिक ये समझा कि अगर प्लैनेट का मास है MP तो कितना है, 9 टाइम्स है, ठीक है, किसका, अर्थ वाले मास का। एंड रेडियस कितनी है, RP 7 टाइम्स है अर्थ वाली रेडियस का। तो यहाँ पर लिखो भाई कैपिटल G, इधर हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई M डिवाइड बाई RP की जगह मैं क्या लिखूंगा, 7R स्क्वायर लिखूंगा। तो इधर हो जाएगा GP इक्वल टू कैपिटल G M डिवाइड बाई R स्क्वायर, ऊपर से 9 और नीचे से कितना आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49। अब देखो जरा, इसकी जगह तुम क्या लिख सकते हो, इसकी जगह लिख सकते हो तुम अर्थ की ग्रेविटी। तो GP इक्वल टू अर्थ की ग्रेविटी है G, इधर हो जाएगा 9 डिवाइड बाई 49। तो ये तुम्हारा कंसेप्ट है, ये लॉजिक आना चाहिए। तो 9 मल्टीप्लाई G की जगह तुम 10 लिखते हो डिवाइड बाई, ठीक है, 49। तो यहाँ पर हो जाएगा 90, ठीक है, डिवाइड बाई 49 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये प्लैनेट पर तुम्हें ग्रेविटी की वैल्यू मिल जाएगी। एक और फार्मूला, इस ग्रेविटी का फार्मूला डेंसिटी के रेस्पेक्ट में आता है, ग्रेविटी, ठीक है, विद डेंसिटी। तो डेंसिटी के साथ कैसे लिखोगे, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो मास इक्वल टू कितना हो जाएगा, वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी। अब बाय द वे अर्थ है या कोई प्लैनेट है, उसका जो वॉल्यूम होगा वो 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई रो। ग्रेविटी का जनरल फार्मूला अपने पास है G इक्वल टू GM डिवाइड बाई R स्क्वायर। यहाँ पर M की वैल्यू पुट कर दोगे तो कैपिटल G डिवाइड बाई R स्क्वायर, इधर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई रो। इसको थोड़ा सा और अगर आगे तक कैलकुलेट करोगे तो R स्क्वायर से R कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड 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 इधर हो जाएगा कैपिटल G, इधर हो जाएगा फिर 4 पाई, ठीक है, R और कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, रो डिवाइड बाई 3, ठीक। ये फार्मूला बन जाएगा हमारे पास ग्रेविटी की वैल्यू डेंसिटी के रेस्पेक्ट में। अब देखो यहाँ पर जो ग्रेविटी है वो रेडियस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जब मैं डेंसिटी की बात करूँगा, और जब मैं मास की बात करूँगा तो स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा।
तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट ये तुम्हें यूज करना है, समझना है, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो हम लोग बातचीत करेंगे एस्केप वेलोसिटी पर। एस्केप वेलोसिटी क्या है भाई? एस्केप वेलोसिटी ये है कि बाय द वे ये तुम्हारे पास अर्थ है, तुम्हारे पास क्या है ये, अब ये अर्थ हो गई, अर्थ का ये ग्रेविटेशनल फील्ड का रीजन आ गया, ठीक है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड का रीजन आ गया। यहां से तुमने किसी भी बॉल को, ये लड़का है, इस लड़के से कहता हूं तू बेटा एक बॉल को थ्रो करा, ये बॉल को थ्रो कराता है, जस्ट कार्टून डायग्राम है, समझना है तुमको कि इसके वेलोसिटी होती क्या है। एंड अगर ये लड़का इस बॉल को ऐसे थ्रो कराता है कि ग्रेविटी के रीजन से बाहर चला जाता है, ये ग्रेविटी के रीजन है, यहाँ पर इसके मतलब कोई भी ग्रेविटी नहीं है, यहाँ पर ग्रेविटी की वैल्यू 0 है, ये फ्री स्पेस है, यहाँ पर कोई ग्रेविटी नहीं है, इस लाइन से पहले ग्रेविटी है, समझ गए भाई। अब ये लड़का अगर बॉल को ऐसे थ्रो कराता है कि बॉल हमेशा के लिए बाहर निकल गई, बाहर निकल गई, ये बॉल यहां पर आ गई, तो लड़के ने बॉल को जिस वेलोसिटी से थ्रो कराया उस वेलोसिटी को मैं एस्केप वेलोसिटी कहूंगा। एंड ध्यान रखना एस्केप वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है वो होती है √2gm डिवाइड बाई r। बस ये फार्मूला तुम्हारे लिए बड़ा काम का है, इस फार्मूले को थोड़ा सा और अपडेट करेंगे और तुम्हें अच्छा लगेगा, एंड उसको कैसे सॉल्व करेंगे, यूज कैसे करना है वो तुम्हें जानना है। m मास ऑफ द प्लैनेट है, बॉल का मास नहीं है, कैपिटल जी जानते हो, r रेडियस वो भी जानते हो, एंड gm इक्वल टू लिख सकते हैं gr स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा ve एस्केप वेलोसिटी इक्वल टू gr, ठीक। ये एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला बन गया मीटर पर सेकेंड। एंड अगर इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आती 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड फॉर अर्थ। अर्थ के लिए जो एस्केप वेलोसिटी वैल्यू आती है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे। हाँ, इसके वेलोसिटी इस बात पर डिपेंड नहीं करते कि तुमने कितने हैवी ऑब्जेक्ट को थ्रो कराया, इस बात पर डिपेंड करते कि तुमने कहाँ से खड़े होके तुमने बॉल को थ्रो कराया और वहाँ पर ग्रेविटी कितनी, उस प्लैनेट की, उस सैटेलाइट की कितनी ग्रेविटी है। इसके बाद बातचीत करेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी का लॉजिक ध्यान रखना, बिकॉज ये बहुत कंसेप्टुअल है। ये हमारे पास प्लैनेट आ गया, इस प्लैनेट की ये हो गई एक इसकी सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक, ये सर्कुलर ऑर्बिट हो गई इस तरह से। ये सर्कुलर ऑर्बिट आ गई, ये अपने पास प्लैनेट है, ठीक, ये अर्थ है। अब हमने देखा कि यहां पर कोई भी सैटेलाइट है जो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है भाई, यहां पर सैटेलाइट है इस तरह से, ये रिवॉल्व कर रहा है, ये सैटेलाइट इसके अराउंड मूव कर रहा है, अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है, जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है उस वेलोसिटी को ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। एंड अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट के बीच के जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो r है, तो मैं r लिख दूंगा। ऑर्बिटल वेलोसिटी का डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पर अपना लिखना चाहिए, ऑर्बिटल वेलोसिटी v इक्वल टू कैपिटल G m डिवाइड बाई r। इसे अपन स्मॉल r लिख सकते हैं, तो यहाँ पर मैं स्मॉल r लिख देता हूँ, स्मॉल r, ये ध्यान रखना, बस इतना ही फार्मूला। और अगर स्मॉल r इक्वल टू r प्लस h लिखूंगा तो ये फार्मूला हो जाएगा ऑर्बिटल वेलोसिटी इक्वल टू कैपिटल जी एम डिवाइड बाई r प्लस एच। और अगर लो ऑर्बिट सैटेलाइट है,
लो ऑर्बिट सैटेलाइट है तो जो एच की वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेट जीरो होती है, बिकॉज आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है एज ए कम्पेयर टू एच। समझ गए भाई? उस सिचुएशन पर वी नॉट इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारे पास कैपिटल जी एम डिवाइड बाई आर। और ध्यान रखना है कि एम उस ऑब्जेक्ट का मास है जिसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है कोई भी प्लैनेट। एंड ध्यान रखना है कि कैपिटल जी एम इक्वल टू जी आर स्क्वायर लिखेंगे, तो यहाँ पर जो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला बनेगा वो जी आर बनेगा। ठीक है, अब तुमने अगर ध्यान से देखा तो वी नॉट एंड इसके वेलोसिटी में जो रिलेशन बनाओगे तो इसके वेलोसिटी है यहाँ पर तुम्हारे पास 2 GR, तो इसको लिख सकते हो वी ई इक्वल टू वी नॉट रूट 2। तो इतना छोटा छोटा कंसेप्ट है लेकिन ये तुम्हारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ध्यान रखना है तुमको, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। और वी नॉट की वैल्यू अगर यहाँ पर तुम पुट कर दोगे तो फार्मूला बन जाएगा तुम्हारे पास कैपिटल जी एम एम डिवाइड बाई यहाँ पर हो जाएगा 2R। ये फार्मूला ध्यान रखना। इसी तरह से अगर पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला देखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, तो ये हो जाएगा माइनस का कैपिटल जी एम एम डिवाइड बाई आर। ये फार्मूला हो जाएगा। टोटल एनर्जी का फार्मूला हो जाएगा टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसको जब सॉल्व करोगे, वैल्यू पुट करोगे, तो हो जाएगा माइनस का जी एम एम डिवाइड बाई 2R। मतलब जितनी काइनेटिक होगी उतनी ही पोटेंशियल होगी, बट जितनी टोटल एनर्जी है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी, बट टोटल एनर्जी नेगेटिव होगी। इसका हम लोग अगर ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा। ये ग्राफ आ जाएगा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का, ठीक। ये ग्राफ आ जाएगा हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का, और ये वाला ग्राफ आ जाएगा टोटल एनर्जी का। ये ग्राफ आ रहा है एंड ये आर के साथ आ रहा है, डिस्टेंस के साथ। तो ये ग्राफ भी तुम्हें यूज करना है, ग्राफ भी तुम्हें समझना है। इसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड का फार्मूला डायरेक्ट तुम्हें मैं बता देता हूं, ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर ये है, ठीक है। इस सॉलिड स्फीयर से कुछ डिस्टेंस पर तुम्हें बताना है, यहाँ पर आर डिस्टेंस पर अगर ग्रेविटेशनल फील्ड बताना है तो E इक्वल टू माइनस का जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये बस फार्मूला ध्यान रखना। सरफेस पर बताना है, यहाँ पर तो आउटसाइड आ गया। अगर सरफेस पर बताना है तो E इक्वल टू माइनस का जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर, यहाँ पर सरफेस, बिकॉज इसकी रेडियस आर है, ये आर रेडियस है। और अगर इन साइड बताना है तो इन साइड की वैल्यू हम लिखेंगे। एंड अगर इसका मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ध्यान रखना है तुम्हें, ग्राफ इस तरह से मिलेगा। इसका सेंटर से सरफेस तक इंक्रीज होगा, इसके बाद फिर इन्वर्सली डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो E की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R के साथ, फिर E की वैल्यू इन्वर्सली स्क्वायर प्रोपोर्शनल होगा R स्क्वायर के साथ। ये ध्यान रखना है। एंड अगर ये बाय द वे कोई हॉलो स्फीयर है, ड्यू टू हॉलो, अगर बाय द वे कोई हॉलो स्फीयर है तो इन साइड वाले रीजन पर कोई भी ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होगी। समझ गए भाई? केवल सरफेस पर होगी, सरफेस के बाहर होगी। तो सरफेस पर कितनी होगी? E इक्वल टू माइनस का जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये सरफेस पर आ गई, बिकॉज इसकी रेडियस कैपिटल आ रहा है, ये स्मॉल आ रहा है। एंड अगर आउटसाइड कैलकुलेट करोगे तो इक्वल टू माइनस का जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर आउट। तो ये छोटा छोटा फार्मूला है। एंड अगर इसका तुम ग्राफ बनाओगे, तो ग्राफ ऐसा आएगा। देखो जरा, सेंटर से सरफेस के रीजन में तो कुछ नहीं है, इसके बाद फिर ये इन्वर्सली डिक्रीज होना स्टार्ट होती है।
समझ गए? तो ये ई इन वाला रीजन जो आ गया ना, ये 0 है, यहाँ पर आर है, ये इन वाला रीजन, ये आउट वाला रीजन आ गया, ई और आर के साथ ये रिलेशन है। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, इन कंसेप्ट का यूज करना है एंड आगे बढ़ना है। इसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल्स, ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल्स। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सेम वैसा ही होता है जैसे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है, बिल्कुल सेम। ठीक है, जैसे तुमको मैंने बताया कि इलेक्ट्रिकल जो पोटेंशियल होता है, ठीक है, जिसे अपन V से प्रेजेंट करते हैं, वो लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय चार्ज। यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इक्वल टू V इक्वल टू ग्रेविटेशनल एनर्जी, ठीक है, जो भी होगी W या U डिवाइड बाय मास होगा, यूनिट जूल पर केजी। बस ये तुम्हें लॉजिक का यूज करना है। एंड इसका अगर फार्मूला में लिखूंगा तो V इक्वल टू माइनस का GM डिवाइड बाई R। इसका अगर तुम ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ ऐसे बन जाएगा, ठीक है, ग्राफ इसका इन्वर्सली ग्राफ बनेगा, ऐसे ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये R है एंड ये V है, बिकॉज नेगेटिव डायरेक्शन पर है, इन्वर्सली है। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, इन कंसेप्ट का यूज करना है। एंड अगर रिलेशन बनाना है, रिलेशन फार्मूला, दोनों को तुम को रिलेट कर सकते हो। जैसे तुमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड उसमें जो रिलेशन पढ़ा था, सिमिलर यहाँ भी है। तो यहाँ पर फार्मूला ध्यान रखना है, E इक्वल टू माइनस V मल्टीप्लाई ग्रेडियंट एंड वेक्टर E इक्वल टू माइनस V और वेक्टर ग्रेडियंट। एंड इसकी वैल्यू तुम अगर पुट करोगे तो वेक्टर E इक्वल टू माइनस V मीन पोटेंशियल, और इसकी वैल्यू हो जाएगी तुम्हारे पास डेल डिवाइड बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल डिवाइड बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल डिवाइड बाय डेल जेड के कैप। डेल का मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन फंक्शन। एंड इसे अगर थोड़ा सीक्वेंस में लिखोगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वल टू माइनस का डेल वी डिवाइड बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी डिवाइड बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल जेड डिवाइड बाय डेल वी डिवाइड बाय डेल जेड के कैप। बस ये छोटा सा कंसेप्ट है एंड उस कंसेप्ट का तुम्हें यूज करना है। इसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे केप्लर्स लॉ पर, ठीक है भाई। केप्लर्स लॉ तुम्हारे एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही कंसेप्टुअल है केप्लर्स लॉ। फर्स्ट लॉ कहता है लॉ ऑफ ऑर्बिट, पहले नंबर का लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट का मतलब है कि ये यहां पर सूरज है, सूरज चांद सितारे, ये सन है। एंड केपलर कहता है कि सन तो एक जगह पर रहता है, सन के अराउंड जितने भी प्लैनेट हैं वो इलिप्टिकल ऑर्बिट के अलाउंग मूव करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं अराउंड द सन, एंड सन एक फोकस पर लोकेटेड रहता है इस तरह से। ये एक ऑर्बिट हो गई, इसमें कोई एक प्लैनेट है। एंड दूसरा अगर प्लैनेट अगर मूव कर रहा है तो उसकी ऑर्बिट अलग है, उसकी ऑर्बिट इस तरह से, वो अलग है। एंड थर्ड प्लैनेट उसकी ऑर्बिट अलग है। तो सभी प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं अलोंग द इलिप्टिकल ऑर्बिट, एंड सन एक फोकस पर रहता है। एंड अगर इसका तुम डायग्राम बनाओगे, ध्यान से देखोगे तो सन इस इलिप्टिकल के सेंटर पर नहीं रहता है, सेंटर तो इसका यहाँ पर है, सेंटर से थोड़ा सा साइड में रहता है। ये तो सेंटर पॉइंट आ गया, तो सन सेंटर में नहीं रहता है, सेंटर से थोड़ा सा लेफ्ट राइट रहता है, सन यहाँ पर आ गया। इसे कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। हर एक प्लैनेट की अपनी एक इंडिविजुअल ऑर्बिट होती है और उसी ऑर्बिट के अलोंग सन के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है सभी प्लैनेट। समझ गए भाई? चाहे वो अर्थ हो, जुपिटर हो, मार्स हो, सैटर्न हो, यूरेनस हो या कोई और प्लैनेट्स हो, सभी। ये तो फर्स्ट रूल है। सेकेंड रूल क्या कहता है? सेकेंड रूल कहता है कि जो सन है
सेकेंड रूल को कहते हैं लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी। लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया कि बाय द वे यहां पर ये सन है, और इसके अराउंड ये मैंने ऑर्बिट बना ली। ठीक, ये मैंने एक इलिप्टिकल ऑर्बिट बना ली। यहां पर अभी सन यहां पर है, ये सन यहां पर है, कोई भी प्लैनेट पॉइंट ए पर है, तो इसकी लाइन ऑफ साइट ये है। कुछ देर के बाद वही प्लैनेट पॉइंट बी पर पहुंच जाएगा, तो प्लैनेट इतना एरिया स्वीप करेगा, ये हो जाएगा स्वीपिंग एरिया ऑफ द प्लैनेट। बाय द वे मैं समझ लेता हूं कि प्लैनेट को ए से बी तक आने में 1 डे का टाइम लगा, समझ गए भाई, 1 दिन का टाइम लगा। और इसने जो एरिया स्वीप किया डेल्टा ए, समझ गए, स्वीपिंग एरिया, सपोज दैट ये 100 किलोमीटर स्क्वायर है, इतना एरिया स्वीप किया। अब ये प्लैनेट कहीं दूसरी जगह अगर बाय द वे सी से अगर डी पर आएगा, सी से अगर डी पर आ रहा है, तो सी से डी तक जाने में, सी से डी तक जाने में अगर इसको 1 डे का टाइम लगा, तो एरिया जो स्वीप करेगा वो कंपलसरी कि 100 किलोमीटर स्क्वायर ही स्वीप करे। इसका मतलब है इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया को स्वीप करता है, ये ध्यान रखना। एंड ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पर बेस्ड होता है। एंगुलर मोमेंटम मीन L डिवाइड बाई 2m। ठीक है, मतलब एरियल वेलोसिटी ऑफ द ईच प्लैनेट, एरियल of the each planet is remain constant। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इट इज बेस्ड ऑन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। ठीक है, तो ध्यान रखना एरियल वेलोसिटी होगी डेल्टा ए डिवाइड बाई डेल्टा टी, ये कांस्टेंट रहेगा एंड इसे लिखेंगे L डिवाइड बाई 2m। बस ये फार्मूला तुम्हारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। L क्या है? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू तुम लिख सकते हो mv/r। ठीक है, और ये ध्यान रखना एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा, तो इसका मतलब m1 v1 r1 इक्वल टू m2 v2 r2। इसका नीट एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, उसको मैं सॉल्व कराऊंगा, बट ये फार्मूला ध्यान रखना, ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ऑलवेज, ये ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी। m मास ऑफ द प्लैनेट, ये प्लैनेट का मास हो गया। ठीक, ये फार्मूला ध्यान रखना है। इसके बाद हम बातचीत करेंगे थर्ड लॉ पर, इन लॉ ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का लॉजिक क्या है? टाइम पीरियड का लॉजिक ये है भाई कि ये अपने पास हो गई इलिप्टिकल ऑर्बिट, इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में सन है, ये सन हो गया। अब ये हो गई इसकी रेडियस r, यहां पर कोई प्लैनेट है, ये हो गई अर्थ। अब अर्थ एक राउंड को कंप्लीट करेगा, तो एक राउंड को कंप्लीट करने में जितना भी टाइम लगेगा उस टाइम को टाइम पीरियड कहते हैं। तो क्वेश्चन ये कहता है, रूल ये कहता है कि टाइम पीरियड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ थर्ड पावर, रेडियस की थर्ड पावर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड इसे
इस प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करेंगे तो k कांस्टेंट लिखेंगे r क्यूब। एंड ये फार्मूला ध्यान रखना है तुमको, अगर 2 प्लैनेट हैं, फॉर 2 प्लैनेट, तो इधर हो जाएगा T1 स्क्वायर इक्वल टू k r1 क्यूब एंड T2 स्क्वायर इक्वल टू k r2 क्यूब। एंड दोनों का डिवाइडेशन कर देंगे तो इधर हो जाएगा T1 डिवाइड बाई T2 होल स्क्वायर इक्वल टू R1 डिवाइड बाई R2 का होल क्यूब। एंड ये फार्मूला ध्यान रखना, T1 डिवाइड बाई T2 इक्वल टू R1 डिवाइड बाई R2 की पावर 3/2। एंड जो k कांस्टेंट है ना, इस कांस्टेंट को तुम लिखोगे 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल G m। एंड जो m है ना वो मास ऑफ सन है। मास ऑफ सन, इसकी वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेट 10 पावर 30 kg। ठीक, तो ये छोटे छोटे लॉजिक हैं, ये कंसेप्ट हैं, उन कंसेप्ट का यूज करना है एंड अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, एक मैं नेट एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ एंड फिर इसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे न्यू चैप्टर में, न्यू वीडियो लेक्चर में, रोटेशनल मोशन एंड सेंटर ऑफ मास पर। ठीक है, एक अपने पास इक्वेशन है कि यहाँ पर ये सन है, एक ये ऑर्बिट है, ठीक, इलिप्टिकल ऑर्बिट इस तरह की, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है एंड दूसरी इलिप्टिकल ऑर्बिट इस तरह की है। ठीक, ये 2 ऑर्बिट हो गई। यहाँ पर इसकी डिस्टेंस है बाय द वे r और ये वाली डिस्टेंस है 4r। एक प्लैनेट यहाँ पर है P1 नाम का, एक प्लैनेट यहाँ पर है P2 नाम का। इसका अगर टाइम पीरियड 1 ईयर है तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा, ये T2 है, इसका टाइम पीरियड तुम्हें कैलकुलेट करना है। समझ गए लॉजिक क्या है। ठीक, फार्मूला तुम्हें यूज करना है, कौन सा फार्मूला यूज करना है, T1 डिवाइड बाई T2 होल स्क्वायर इक्वल टू R1 डिवाइड बाई R2 का होल क्यूब, थर्ड पावर। T1 फर्स्ट वाले का टाइम पीरियड है 1 ईयर डिवाइड बाई 1 ईयर, ठीक है, डिवाइड बाई T2 होल स्क्वायर इक्वल टू R1 कितना है तुम्हारे पास, R है, डिवाइड बाई R2 कितना है 4R, तो 4R करो, इसका क्यूब कर दो। अब देखो जरा भाई, यहाँ से सबसे पहले इसका क्यूब कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका जब क्यूब करोगे तो ये हो जाएगा 64 1/T2 स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 1/64। ठीक है, ये हो जाएगा 64 आ जाएगा एंड 1/T2 इक्वल टू ये हो जाएगा तुम्हारे पास 1/8। समझ गए, तो T2 की जो वैल्यू आ जाएगी 8 ईयर्स आ जाएगी। तो ये छोटे छोटे फार्मूला हैं, लॉजिक हैं, कंसेप्ट हैं, इनका यूज करके तुम्हें अपने फार्मूले को पढ़ना है, न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। अदरवाइज तुम्हारा पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। सबसे पहले क्वेश्चन को तुम कैसे डील करोगे, क्वेश्चन की नीड को समझना है, नीड आउट को समझना है, उसकी लैंग्वेज को समझना है, उसकी लैंग्वेज को समझ के उसकी नीड को फुलफिल कर